स्टार्ट कर रहे हैं हम कक्षा 10 विज्ञान का एक और नया लेक्चर। देखिए, मैंने आपको कक्षा 10 में जो हमारा विज्ञान का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण वो कंप्लीट करा दिया था, पिछले लेक्चर था। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं और मैं प्रयास करूंगा कि आपको अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में, इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको उपलब्ध करा सकूं, तब जाके हमारा पहला चैप्टर फिनिश होगा। जैसा कि आप सबको पता है, यूपी बोर्ड में प्रत्येक विषय में 20 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव आते हैं जिनको OMR शीट पर फिल करना होता है। उत्तराखंड या अदर स्टेट बोर्ड में भी हम देखें तो बहुविकल्पीय प्रश्न आते ही आते हैं। तो ये वीडियो LT एग्जाम और भी बहुत सारे जो कंपटीशन एग्जाम है उनके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। तो मैंने प्रयास किया है कि इस चैप्टर से कम आपको 50 क्वेश्चन, अधिकतम तो कितने भी हो सकते हैं उतने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उपलब्ध करा सकूं। इसकी सहायता से, इस वीडियो की सहायता से आप लोग अपना रिवीजन भी कर सकते हैं पूरे चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बहुविकल्पीय प्रश्न वाले लेक्चर को, जिसमें पहला प्रश्न देखिए मैंने आपके लिए लिखा है CaCO3 एरो CaO प्लस CO2। मानिए कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड हो कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है। ये मैंने आपको अभिक्रिया में भी करके बताया था, मतलब जब हम अभिक्रिया कर रहे थे। तो ये पूछा है किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए यहाँ पर अभिकारक एक है और एक से अधिक उत्पाद इसमें बन रहे हैं। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपघटन है या विस्थापन है या संयोजन है या द्विविस्थापन है। तो आप देखेंगे कि एक चीज एक से ज्यादा में टूट रही है तो फिर ये अपघटन अभिक्रिया होगी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? ए ऑप्शन इसका सही आंसर है, ए आंसर होगा इसका। तो देखिए मैं आपको ऐसे ही समझाकर सारे बहुविकल्पीय प्रश्नों को सोल्व कराने वाला हूं। अपनी कॉपी पर आप जरूर नोट करते जाएंगे। तो इसका ए ऑप्शन सही है, तो मैं रीजनेबल माने जो इसका कारण होगा, जो उत्तर का सही कारण होगा उसको भी हम जानेंगे। तो आप इसमें जो है बिल्कुल बहुत ध्यान एकाग्रता के साथ आप वीडियो देखेंगे और अपने आप को पहले चेक करेंगे कि आपको आंसर आता है क्या, और फिर नहीं आता है तो यहां से देखेंगे और कॉपी पर चाहे आता हो या ना आता हो उसको नोट जरूर करेंगे। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो हमने चैप्टर में पढ़ा था जैसे कि श्वसन ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि श्वसन में होता क्या था एक्चुअल में कि हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। तो जब ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो उसमें होता क्या है कि ऑक्सीजन जब अंदर आती है तो एक तरीके से वो ऑक्सीकरण भी हुआ, और उस श्वसन की क्रिया में जो हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, ऑक्सीजन उससे क्रिया करता है और बहुत सारी ऊष्मा भी निकलती है। तो श्वसन में आप देखेंगे कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी होती है और ऑक्सीकरण भी होता है, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें ऐड होती है। तो ऑक्सीकरण को हम उपचयन भी बोलते हैं। तो देखिए उपचयन अभिक्रिया भी है, ऊष्माक्षेपी भी है। तो ऐसा ऑप्शन डी है हमारा, जिसमें दोनों आ रहे हैं, उपचयन व ऊष्माक्षेपी। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, सीधे सीधे डी ऑप्शन सही है, सीधे सीधे वो देखते हैं कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। उन्होंने अपनी NCERT एक्सरसाइज में सुना होता है कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो वो ऊष्माक्षेपी को क्लिक करते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में उपचयन भी है तो फिर आप चेक जरूर कर लें, उपचयन व ऊष्माक्षेपी दोनों प्रकार की अभिक्रिया श्वसन अभिक्रिया होती है, क्योंकि श्वसन में ऑक्सीजन आती है अंदर, माने ऑक्सीजन का योग होता है। तो जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन का योग होता है उन्हें हम ऑक्सीकरण अर्थात उपचयन की अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन अलग शब्द होता है, उपचयन और ऑक्सीकरण एक ही बात होती है। और इसमें ऊष्मा भी निकलती है बहुत अधिक मात्रा में, इसलिए सब ऊष्माक्षेपी कहते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो विकल्प है वो डी सही होगा, अर्थात श्वसन जो है उपचयन व ऊष्माक्षेपी दोनों प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ऑप्शन देखिए, अपचयन है, ऑक्सीकरण है, उदासीनीकरण है, विद्युत अपघटन है। तो अभी मैंने इससे पहले जस्ट जो दूसरा क्वेश्चन में बताया था कि जो शरीर में भोजन का जब पाचन होता है तो ऑक्सीजन हम श्वसन की सहायता से अंदर लेते हैं। वो ऑक्सीजन जो हम भोजन लेते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होता है, सामान्यतः अधिकांशतः कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करता है तब जाके भोजन का पाचन होता है, अर्थात ऑक्सीजन का योग हो रहा है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होना चाहिए। तो ऑप्शन बी सही होगा। तो शरीर में भोजन का जो पाचन है वो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है, क्योंकि देखिए अपचयन है नहीं। उदासीनीकरण का मतलब अम्ल और क्षार की जब क्रिया होती है उसको उदासीनीकरण कहते हैं। विद्युत अपघटन का मतलब होता है कि जब आप किसी टैंक में कोई पदार्थ लें और जलीय विलयन लें उसका, और इलेक्ट्रोड की सहायता से विद्युत धारा का प्रवाह कराएंगे, उसको विद्युत अपघटन बोलते हैं। तो इसका तो ऐसा तो कुछ हमारे शरीर में हो नहीं होता है। या कोई ऐसा भी है तुम में से कि खाना खाने के बाद वो जो है तार पकड़ लेता हो, प्लग में अपना उंगली लगा देता हो और फिर उसके भोजन का पाचन होता हो, ऐसा तो होता नहीं है।
तो सिंपल सी बात, ये विद्युत अपघटन तो होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीकरण की नहीं है, अर्थात सीधे सीधे कहें किसमें ऑक्सीजन का योग नहीं होता है। आप देखेंगे भोजन का पाचन, अभी हमने देखा भोजन के पाचन तो होता ही ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन अंदर आती है। दहन की अभिक्रिया हम कहते ही उन्हें हैं जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है, क्योंकि कोई चीज जलती है, दहन माने जलना, तो जलती ही ऑक्सीजन की उपस्थिति में। कई बार ऐसे बच्चों को समझाने के लिए कहते हैं कि आपने वो टेबल लैंप देखा होगा ना, मिट्टी के तेल वाला, तो उस पे कई बार क्या करते थे बच्चे पढ़ते हुए टाइम पहले, अब तो देखिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी माने लाइट की इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई है कि अब सब टेबल वेबल लैंप सभी खत्म हो गए हैं, मतलब कैरोसिन वाले, मिट्टी के तेल वाले। पहले क्या होता था, बच्चे मिट्टी के तेल वाले लैंप से पढ़ रहे होते थे, तो जो चिमनी होती थी उसके ऊपर कोई गत्ता वगैरह रख देते थे, तो देखते थे कि थोड़ी देर बाद वो बुझ जाता था। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जाना बंद हो जाती थी। इसका मतलब कोई भी चीज अगर जलती है तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति की वजह से जलती है। तो इसलिए दहन भी एक ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। श्वसन, ये भी मैं देखिए अभी जो हम पिछले क्वेश्चन कर रहे हैं वो सब इन्हीं पर तो चल रहे हैं, भोजन के पाचन और श्वसन पर चल रहा है। तो श्वसन में भी आप ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं, माने ऑक्सीजन का योग हो रहा है। तो भोजन का पाचन, दहन और श्वसन, ये तीनों ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। फिर बचा उदासीनीकरण। तो उदासीनीकरण ही इसका सही जवाब है, वो इसलिए क्योंकि उदासीनीकरण में ऑक्सीजन का योग नहीं होता। उदासीनीकरण को मैं फिर कह रहा हूं, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। उस अम्ल और क्षार की क्रिया के बाद ही लवण और जल बन रहा है, तो इसका मतलब उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और इसमें कोई ऑक्सीजन का योग की कोई बात ही नहीं हो रही है। इसका मतलब ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं है। तो इसमें हमसे यही पूछा है कि इनमें से कौन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम इनको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। एक अभिक्रिया यहाँ पर लिखी है 2Mg + O2 एरो 2MgO, माने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। या आपने किया भी होगा कि मैग्नीशियम रिबन को जब जला रहे होते हैं तो उसे पहले साफ क्यों किया जाता है, इस प्रकार का ऐसा क्वेश्चन था। तो ये पूछा है किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए वियोजन है क्या, भाई टूट तो कुछ नहीं रहा, एक अभिकारक होता, एक से ज्यादा उत्पाद बनते तब हम उसे वियोजन कहते हैं। विस्थापन वैसे नहीं है, कोई किसी को हटा ही नहीं रहा है। संयोजन अभिक्रिया, तो ये संयोजन अभिक्रिया लग रही है, क्योंकि देखिए अभिकारक एक से ज्यादा है, 2 अभिकारक हैं, उन्होंने आपस में क्रिया करके उत्पाद को एक प्रकार का बनाया है, अर्थात चीजें जुड़ रही हैं। तो इसलिए संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, क्योंकि द्विविस्थापन में होता था एक दूसरे को हटाए, दूसरा पहले को हटाए, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इसमें चीजें जुड़कर कोई एक उत्पाद बन रहा है, इसलिए संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, माने इसका सी ऑप्शन सही है। बात करें अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की, तो इसमें है कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की परत जमा हो जाती है। माने अगर हम कॉपर को गर्म करें ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। तो ये किस रंग का होता है, तो मैं आपको बता दूं ये काले रंग का होता है। वैसे भी आप ध्यान रखिए कि कॉपर जब जलता है तो वो काले रंग का हो जाता है उसका ऑक्साइड, तो इसका बी ऑप्शन सही है। तो जो कॉपर को जब आप वायु में जलाने से कॉपर ऑक्साइड बनता है वो काले रंग का होता है। थोड़ा ध्यान रखने का क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर, नमक का मतलब हो गया NaCl, देखिए मैं लिख के बता देता हूं। सिल्वर नाइट्रेट माने AgNO3, क्योंकि अब तो आपको आ रहे होंगे, के घोल डालने पर दही जैसा अवक्षेप मिलता है, माने कोई पेस्ट जैसा, दही जैसी होती है वो पेस्ट जैसा ही होता है, ऐसा कुछ अवक्षेप मिलता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? वैसे तो देखिए यहीं से क्लियर हो रहा है, अवक्षेप दे रहा है तो अवक्षेपण अभिक्रिया है। वैसे आपको बता दूं होता यह है कि NaNO3 के साथ और AgCl के साथ AgCl बनाएगा, तो यही बनाया वो अवक्षेप, दही जैसा अवक्षेप। तो देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया का ये एग्जाम्पल होगा, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल भी है, लेकिन यहाँ ऑप्शन द्विविस्थापन नहीं है, केवल विस्थापन है। द्विविस्थापन क्यों? क्योंकि ये इसको हटा रहा है, ये इसको हटा रहा है। तो इस प्रकार से द्विविस्थापन अभिक्रिया का ये प्रकार है। अगर किसी वजह से अवक्षेपण ना होकर यहाँ द्विविस्थापन ऑप्शन होता तो फिर द्विविस्थापन हम टिक करते। फिलहाल यहाँ अवक्षेपण अभिक्रिया का आपको पास एक ऑप्शन है, तो इसलिए अवक्षेपण अभिक्रिया है। बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 8 की, देखिए इसी से रिलेट कर रहा है, जिस अभिक्रिया में उत्पाद अवक्षेप बनता हो अभिक्रिया क्या कहलाएगी? तो देखिए अवक्षेप बन रहा है तो अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाएगी, तो इसका सी ऑप्शन सही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ ये ऐसे लिख देते जिस अभिक्रिया में उत्पाद पेस्ट जैसा ठोस बनता है
अभिक्रिया कहलाती है, तो अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है, क्योंकि पेस्ट जैसा जो ठोस होता है माने अर्ध ठोस जो होता है वो अवक्षेप होता है, और अवक्षेप जिन अभिक्रियाओं में बनते हैं उन्हें हम अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहते हैं। तो इस प्रकार से दोनों क्वेश्चन अवक्षेपण अभिक्रिया को लेकर हैं, आपको समझ आ रहे होंगे, इसको भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, जो कि मैंने आपको थ्योरी में ही पढ़ाया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज में। मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर दहन प्रक्रिया की जाती है, क्योंकि जो मैग्नीशियम की पट्टी होती है उसे जलाने से पहले उसको साफ क्यों करते हैं? रेगमाल से रगड़ा जाता है उसको और फिर जलाया जाता है। तो इसके ऑप्शन है मैग्नीशियम रिबन की सतह रूखी होती है, ऐसा इसलिए करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम रिबन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जाता है, तो यही इसका सही आंसर है, क्योंकि मैग्नीशियम जो रिबन होता है वो वायु में जब खुला रहता है तो ऑक्सीजन उससे क्रिया कर लेती है और उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, और अगर हम उसे फिर जलाएं तो वो जलने में उसको अवरोध पैदा करता है, इसलिए पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड की उस परत को रेगमाल से रगड़कर हटाया जाता है। तो ये बी ऑप्शन सही है, बाकी सी और डी तो खैर क्या ही देखें। सी है मैग्नीशियम रिबन की सतह को चमकीला बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत, तो बी ऑप्शन सही है। देखिए अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, संगमरमर जो पत्थर आप घरों में लगाते हैं उसकी बात हो रही है, खड़िया चौक भी का भी फॉर्मूला वही होता है जो संगमरमर का होता है, तो इनमें से वो फॉर्मूला होता है CaCO3, अर्थात बी ऑप्शन सही है, कैल्शियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम होता है। तो इस प्रकार से ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए रिएक्शन क्या है, लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 का ट्वाइस, क्योंकि लेड की संयोजकता 2 होती है, NO3 की। इसको जब मैंने अपघटन करना बताया था तो बताया था कि PbO प्लस NO2, मैं बैलेंस नहीं कर रहा है इसलिए लिख देता हूँ, NO2 प्लस O2। तो इसमें जो ये NO2 बनता है इसकी वजह से जो धुआं है वो भूरे रंग का आता है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो NO2 गैस है, अर्थात बी ऑप्शन सही है। तो लेड नाइट्रेट को जब आप एक टेस्ट ट्यूब में लेके गर्म करेंगे तो धुआं रंग जो धुआं आएगा वो भूरे रंग का आएगा, तो वो किस गैस की वजह से आता है? तो इसको जब हम ऐसे अपघटित कराते हैं तो NO2 गैस माने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है, उसका रंग भूरे रंग का होता है, तो इसलिए बी ऑप्शन इसका सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, भौतिक परिवर्तन है। तो ये आपने कक्षा 9 में ऐसे क्वेश्चन पढ़े होते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को लेकर। तो भौतिक परिवर्तन में इन्होंने पूछा कैसा होता है, स्थायी परिवर्तन है क्या, अस्थायी परिवर्तन है क्या, ए और बी दोनों माने स्थायी और अस्थायी दोनों परिवर्तन है क्या, इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं है क्या? तो देखिए भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन होता है, क्योंकि ये परिवर्तन हो जाता है फिर अपने प्रारंभिक रूप में आ सकता है, तो हम इसे अस्थायी परिवर्तन कहते हैं, अर्थात इसका बी ऑप्शन सही है। देखिए बात हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, अंगूर का किण्वन मीन्स अंगूर का सड़ना सड़ाना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक है, या भौतिक और रासायनिक माने ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, या इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं। तो देखिए अंगूर जब किण्वन का मतलब सड़ना होता है, इंग्लिश में इसको फर्मेंटेशन बोलते हैं, तो जब अंगूर सड़ जाएंगे तो फिर से वो अंगूर ठीक तो हो नहीं सकते, इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन उन्हें कहते हैं कि जब एक बार वो परिवर्तन हो जाए तो फिर अपने वो प्रारंभिक रूप में वापस ना आ सके, अर्थात जो एक बार चेंज हो गया। तो जो अंगूर सड़ जाएंगे उनका किण्वन हो जाएगा तो फिर तो वो अंगूर बन नहीं सकते, फिर से अच्छे अंगूर बन नहीं सकते, तो इसलिए एक ऐसा परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन है, माने इसका बी ऑप्शन सही है। बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का, अर्थात जो रासायनिक समीकरण हम लिखते हैं प्रतीकों के रूप में, तो वो किसी अभिक्रिया का कैसा रूप है, माने संक्षिप्त छोटा रूप है, सांकेतिक रूप है, या पूर्ण रूप है, या इनमें से कोई नहीं है? तो देखिए इसमें ए ऑप्शन सही होना चाहिए, संक्षिप्त रूप है, उसका एक छोटा रूप है। जैसे हम कहते हैं ना मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है, तो इसे अगर हम, ये तो हो गया अभिक्रिया, जब इसे हम समीकरण के रूप में लिखें तो लिखेंगे Mg प्लस O2 एरो MgO, तो इसका मतलब एक संक्षिप्त रूप है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 और 14 कंप्लीट हो जाते हैं, आप इनको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 और 16 की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाए हुए भी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाए, माने हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ने लगे, या ऑक्सीजन का अनुपात घट जाए, ऑक्सीजन कम होने लगे, तब ऐसी अभिक्रिया कहलाती है। तो ये तो देखिए अभिक्रियाओं के प्रकार में एक महत्वपूर्ण प्रकार अपचयन अभिक्रियाएं होता था, अर्थात जहां हाइड्रोजन का योग हो रहा होता है या ऑक्सीजन की कमी हो रही होती है, उनको हम अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। तो ये वही परिभाषा लिखी हुई है, तो इसमें ऑप्शन आप देखिए अपचयन कौन सा है, तो सी ऑप्शन है।
तो इसका सी ऑप्शन सही है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो क्वेश्चन नंबर 16 है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और H2O से अपना भोजन अर्थात ग्लूकोज, क्योंकि जो पौधों का भोजन होता है वो ग्लूकोज है, तैयार करते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? माने सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, देखिए जो पौधे हैं, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, CO2 वो ले रहे हैं वायुमंडल से और H2O ले रहे हैं, जो पानी आपने भूमि में दिया है उससे वो H2O ले रहे हैं और अपना भोजन माने ग्लूकोज बना रहे हैं। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन है, विघटन है, अवक्षेपण है? देखिए ये तो है नहीं, तीनों प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया इनको कहते हैं। इसी को हम माने डी ऑप्शन सही है, इसी को हम प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं, माने प्रकाश रासायनिक या प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया एक ही बात है। तो इस क्वेश्चन नंबर 16 का डी ऑप्शन सही है। ये आपने छोटी क्लासों में पढ़ाई होता है, 10th से भी छोटी क्लासों में पढ़ा होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 और 16 आपको समझ आया होगा, आप इसको भी अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसके बाद हम कुछ और अच्छे क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और 18 की। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्न में से कौन सूर्य प्रकाश अपघटित हो जाता है? अर्थात आपको 4 यौगिक 4 ऑप्शन में दिए हैं और ये पूछा है कि कौन सा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूट जाएगा। तो इसमें देखेंगे तो AgBr, रीजन ये है क्योंकि देखिए फर्स्ट ए के तत्व हैं, बहुत ज्यादा आयनिक इनका नेचर होता है, याद रखने के लिए आपको बता रहा हूँ। ये इजीली मन इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो इस वजह से बहुत ज्यादा धनी होते हैं और ये ऋणी तत्वों से जुड़े हैं, तो इनके बीच आकर्षण बहुत ज्यादा होता है। तो इसका मतलब NaBr, KClO3 और KBr के मध्य जो आकर्षण बल है वो बहुत ज्यादा है, जबकि Ag और Br की बात करें तो यहाँ आकर्षण बल उतना नहीं होता, इनकी अपेक्षा में कम होता है AgBr में। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आसानी से AgBr अपघटित हो जाता है, टूट जाता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो समझिए ये क्वेश्चन नंबर पहला ही है जो मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर आपको पहला बताया था। क्या है? चूना पत्थर को ऊष्मा देने पर, माने चूना पत्थर को जब आप गर्म करेंगे तो वो Ca और CO2 में टूट जाता है, प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया क्या है? तो मैंने आपको देखिए पहला वाला क्वेश्चन ऐसे लिखाया था CaCO3 और एरो लिखा था CaO + CO2 और पूछा था यह अभिक्रिया किस प्रकार की है। इस बार इसी क्वेश्चन को उन्होंने थ्योरी में लिख दिया है। भाई CaCO3 को हम कैल्शियम कार्बोनेट रासायनिक नाम है, या वैसे इसको क्या बोलते हैं हम? चूना पत्थर, इसी को संगमरमर कहते हैं। क्वेश्चन और आया है सही इस वीडियो में। तो इस प्रकार से चूना पत्थर को अगर हम ऊष्मा दें तो वो Ca और CO2 में प्राप्त हो रहा है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो सकती है कि भाई अभिकारक तो कोई एक है, आपको थ्योरी में ही पढ़ने से समझ में आ रहा होगा कि चूना पत्थर कोई एक अभिकारक है, लेकिन उत्पाद हमें 2 मिल रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। तो इसका मतलब ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? वियोजन, क्योंकि ये टूट रहा है। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में लिखा है वियोजन अभिक्रिया। तो इस प्रकार से इसका सी उत्तर सही है 18 का। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है, लेकिन उसको अलग तरीके से पूछा जा सकता है। इसको संगमरमर भी कह सकते हैं कि संगमरमर जब अभिक्रिया करता है तो वो Ca और CO2 में टूट जाता है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो वियोजन अभिक्रिया है। चूना पत्थर इसको बोल ही रहे हैं, खड़िया इसको बोलते हैं, चौक इसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से कुछ भी ऐसे पूछा जा सकता है, तो आप बहुत अच्छे से तैयार करें और अपने नोट्स में इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 की। देखिए इसके बाद हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 19 है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को कहते हैं। उपचयन माने ऑक्सीकरण और ये अपचयन होता ही है। तो ऑक्सीकरण अपचयन अर्थात उपचयन अपचयन अभिक्रिया को हम और क्या कहते हैं? तो उसको हम रिडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, क्योंकि देखिए रिडॉक्स इंग्लिश का वर्ड है REDOX। RED का मतलब है रिडक्शन माने अपचयन और OX का मतलब है ऑक्सीडेशन माने ऑक्सीकरण। तो अपचयन और उपचयन जहां पर साथ साथ होता है उसको हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही है, क्योंकि बाकी नीचे तो देखिए आप ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, अवक्षेपण है, ये गलत है। तो रिडॉक्स अभिक्रिया हम उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, देखिए संक्षारण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का है। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसके लिए आपको जानना होगा संक्षारण माने जंग लगना। तो जंग लगता कब है? जब वायुमंडल की ऑक्सीजन और नमी धातु के संपर्क में आएगी तो वो जंग लगने लगेगा, संक्षारण होने लगेगा, अर्थात धातु की सतह जो है नष्ट होने लगेगी धीरे धीरे। तो इसका मतलब ऑक्सीजन आ रही है, ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो ऑक्सीजन अगर जुड़ रही है तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया उसको होना चाहिए। तो यहाँ ऑक्सीकरण तो नहीं लिखा है, लेकिन ऑक्सीकरण को हम उपचयन बोलते हैं। तो उपचयन देखिए डी ऑप्शन में लिखा है, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है, बाकी ये 3 ऑप्शन गलत हैं ऊपर के। तो इस प्रकार से देखिए मैंने आपको इस लेक्चर में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न इस चैप्टर के करा दिए हैं। इसके बाद हम अगले 20 बहुविकल्पीय प्रश्न नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे।
तब तक आप इन 20 क्वेश्चन को अपनी कॉपी पर नोट करके इनको अच्छे से रिवाइज कर लें और पहले के जो लेक्चर्स मैंने पहले चैप्टर को लेकर डाले हैं उनको भी आप अच्छे से तैयार कर लें। जैसा कि मैं पहले से बताता रहा हूं कि आपको मैंने हर टॉपिक को लिखने के बाद, समझाने के बाद उसकी थ्योरी भी मैंने लिखी है। तो इस तरीके से हम पहले चैप्टर को बहुत अच्छे से फिनिश करने जा रहे हैं, क्योंकि मैं पूरा प्रयास करूंगा लगभग 100 बहुविकल्प प्रश्न आपको इस चैप्टर के उपलब्ध करा सकूं। ये बहुविकल्प प्रश्न आपको 10th बोर्ड एग्जाम में तो हेल्प करेंगे ही करेंगे, साथ में जब आप बड़ी क्लास और कंपटीशन फेस कर रहे हैं या जो कंपटीशन वाले जो परीक्षार्थी हैं इसको अगर देख रहे होंगे तो ग्रुप सी के एग्जाम के लिए, जैसे पुलिस में पुलिस भर्ती परीक्षा है, लेखपाल भर्ती परीक्षा, या समझ लीजिए जहां पर सामान्य विज्ञान करके आता है, तो वहां ये क्वेश्चन आपको बहुत मदद करने वाले हैं। तो आप लगातार इस चैनल की प्लेलिस्ट पर बने रहिए और अपने आप की अपनी जो नॉलेज है उसको और बेहतर बनाते रहिए। जब तक नेक्स्ट वीडियो आता है तब तक आप पहले के वीडियो को रिवाइज करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ।